हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैस एजुकेशन में। और फ्रेंड्स, हम अपना ये टॉपिक कर रहे थे तो मिट्टी के बारे में हम कौन कौन से राज्य में कहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं मेरे साथ। सबसे पहले क्या दे रखा है कि भारत में अपरदन। अब हम आगे पढ़ेंगे कि अपरदन, मृदा अपरदन के बारे में और उसको रोकने के उपाय क्या होता है। फिर आगे दे रखा है कि आइए शुरू करते हैं। क्या दे रखा है मृदा में, भारत में अब मृदा अपरदन से क्या होता है। सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान है। और फिर इसके बाद कौन सा है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी और गुजरात और आंध्र प्रदेश और फिर कर्नाटक है। फिर मृदा अपरदन को रोकने के उपाय, कैसे कैसे मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। वृक्षारोपण करके, वृक्ष लगाकर, विशेष पहाड़ी ढालों और बंजर भूमि व नदियों के किनारे पर। फिर अतिचारण को नियंत्रित, मतलब कि पशु को नहीं चराना ज़्यादा। फिर फसल चक्र की कृषि पद्धति को अपनाकर अलग अलग कृषि उगाना। फिर जल के तीव्र वेग को रोकने के लिए क्या करना? मेड़बंदी करना। फिर समोच्च रेखीय एवं ढाल के समानांतर जुताई करना। फिर उबड़ खाबड़ भूमि को समतल करना। स्थानांतरित या झूम कृषि पर रोक लगाना। पट्टीदार कृषि अपनाकर मृदा के अपरदन को रोका जा सकता है। फिर आगे कृषि भूमि को कम से कम समय के लिए परती एवं खुला छोड़ना। भूमि को वनस्पतियों, पुआल आदि के आवरणों से ढक कर रखना ताकि मृदा में नमी बनी रहे। फिर समुचित उर्वरक और सिंचाई द्वारा मृदा की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखना। साथ ही जैविक कृषि को प्रोत्साहन देना। तो ये थे मृदा अपरदन को रोकने के उपाय दे रखे थे। फिर है जो संस्थान दे रखे हैं। बंजर भूमि सुधार से संबंधित संस्थान स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पे है? अहमदाबाद में। फिर नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी हैदराबाद में। और ये सेंटर ऑफ स्टडीज इन रिसोर्स इंजीनियरिंग मुंबई में है। और फिर स्टेट्स ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च कहाँ पे है? दिल्ली में। आगे दे रखा है कि किसी क्षेत्र को जल जमाव के बारे में कब माना जाएगा, तब उसके बारे में जब उस क्षेत्र का जल स्तर उस हद तक बढ़ गया हो कि फसलों की जड़ों के मृदा के रंध्र संतृप्त हो जाते हैं। मतलब इस स्थिति को उत्पन्न होने के फलस्वरूप मृदा में हवा का सामान्य चक्र बाधित होता है और इससे ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है। जल जमाव के मुख्य कारण क्या क्या हो सकते हैं? दे रखे नहरों से जल का रिसाव, फिर कृषि जल का अनुचित प्रबंधन, जल निकास की कमी, जल के प्राकृतिक निकास से छेड़छाड़, दे रखा है कि इंदिरा गांधी नहर का राजस्थान में, पंजाब की नहरों के निकटवर्ती क्षेत्र हरियाणा और यूपी पर राज्यों में क्या है? कृषिगत भूमि का एक बहुत बड़ा भाग जल जमाव की समस्या से ग्रसित है। फिर अपवाह तंत्र की उपयुक्त व्यवस्था और रिसाव को कम करने के लिए नहरों के अस्तरण द्वारा जल जमाव से प्रभावित क्षेत्रों को कृषि कार्यों के लिए पुनः उपयुक्त बनाया जा सकता है। फिर लवणीयता एवं क्षारीयता भारतीय मृदाओं की क्या दूसरी प्रमुख समस्या है? मृदा में लवणीयता एवं क्षारीयता की समस्या कहाँ पे होती है? जहाँ वर्षा अपेक्षाकृत कम होती है और तथा वाष्पीकरण की दर क्या होती है? वर्षण दर से अधिक होती है, मतलब कि बारिश कम होती है। फिर है ये ऐसी स्थिति में केशिका क्रिया द्वारा मृदा में विद्यमान सोडियम, कैल्शियम और क्या मैग्नीज के लवणीय और क्षारीय लवणों का ऊपर की ओर आकर्षण होता है और वे मृदा की ऊपरी सतह पर एक सफेद परत के रूप में बिछ जाते हैं और मिट्टी को ऊसर में बदल देते हैं। फिर देश का लगभग कितना 80 लाख वर्ग किलोमीटर 2.43% इस समस्या से क्या है? ग्रसित है। यह समस्या पंजाब, हरियाणा, यूपी के नहर सिंचित क्षेत्रों, राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के अर्धशुष्क तथा पूर्वी एवं और पश्चिमी तटीय भागों में गंभीर रूप लेती जा रही है। फिर मृदा अवकर्षण, इसका क्या अर्थ होता है? कि मृदा की उर्वरता के ह्रास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जिसमें मृदा का पोषण स्तर क्या होता है? गिर जाता है और अपरदन और दुरुपयोग के कारण मृदा की गहराई कम होती जाती है।
भारत में मृदा संसाधनों के क्षय का एक मुख्य कारण क्या है? मृदा अवकर्षण भी है, और जिसकी दर भू आकृति, पवनों की गति तथा किस पर? वर्षा की मात्रा और स्थानीय संरचना पर निर्भर करती है। और यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होती है? अलग अलग होती है। फिर है कि भारत की कुल भूमि का लगभग आधा भाग किसी न किसी मात्रा में अवकर्षण से प्रभावित, और प्रतिवर्ष भारत में अवकर्षण के कारण ही लाखों टन मृदा व उसके पोषक तत्वों का क्या हो जाता है? ह्रास होता है, और जिसका दुष्प्रभाव हमारी राष्ट्रीय उत्पादकता पर पड़ता है। इसलिए यह आवश्यक है कि मृदाओं के संरक्षण के लिए त्वरित उपाय किए जाएं। फिर मरुस्थलीकरण का शाब्दिक अर्थ है कि वनस्पति उत्पन्न करने की क्षमता से रहित क्षेत्र, जहाँ मिट्टी में भूमिगत जल, जैविक पदार्थ तथा आर्द्रता का अभाव होता है, और किसी मरुस्थल के आसपास गैर मरुस्थलीय क्षेत्रों में मरुस्थल के विस्तार को मरुस्थलीकरण कहा जाता है। भारत में कितना? 12.13% क्षेत्र शुष्क है और 29.13% क्षेत्र अर्धशुष्क वर्गों में रखा गया है। फिर मरुस्थल की समस्या के अध्ययन के लिए जोधपुर में किसकी स्थापना की गई है? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको बोलते हैं CAZRI, की स्थापना की गई है। और थार मरुस्थल का विस्तार राजस्थान के 16 जिलों में 1.70 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। यह मरुस्थल तेजी से दक्षिणी पश्चिमी पंजाब, हरियाणा तथा यूपी प्रदेश के अर्धशुष्क क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा है। मरुस्थल विस्तार के कारक क्या कहते हैं? और गति से बढ़ती हुई जनसंख्या, और फिर निर्वनीकरण, जल स्तर का गिरना, अधिक अपरदन, अनियंत्रित पशुचारण, जलवायु परिवर्तन, सूखे की पुनरावृत्ति, लवणीयता आदि। फिर आता है मृदा संरक्षण। कैसे सुधारा जाए? मृदा को कैसे संरक्षित किया जाए? मृदाएं जीवित तंत्र होती है, किसी भी अन्य प्राणी की तरह इनका भी क्या होता है? विकास, क्षरण और निम्नीकरण होता है। यदि समय पर इनका सही उपचार किया जाए तो उनमें सुधार भी होता है। मृदा संरक्षण के अंतर्गत भी सभी विधियां शामिल है, जिसमें मिट्टी की उर्वरता बनाए रखी जाती है, मिट्टी के अपरदन और क्षय को रोका जाता है, और मिट्टी की निम्नलिखित दशाओं को सुधारा जाता है। ये वैसे दे रखा है, यदि मृदा का भाव, वैसे पढ़ लेना आप इनको। मृदा का भाव हो गया या अवकर्षण हो गया तो क्या होगा? उससे पुनः स्थापित करना आसान नहीं होगा, और इसलिए मृदा संरक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि मृदा अपने स्थान पर सुरक्षित बनी रहे। इसलिए विभिन्न प्रदेशों में कृषि पद्धतियों में सुधार किए गए हैं। पहाड़ी ढलानों पर समोच्च रेखीय जुताई, सीढ़ीदार खेती की जाती है, और मृदा संरक्षण की ये आसान विधियाँ हैं। फिर क्या दे रखा है कि ढाल प्रवणता 15 से 25% प्रवणता वाली भूमि का उपयोग कृषि के लिए नहीं होना चाहिए। यदि ऐसी भूमि पर खेती करना आवश्यक भी हो तो इस पर सावधानी से सीढ़ीदार खेत बनाकर खेती करनी चाहिए। ये अलग अलग प्रकार से दे रखे कैसे खेती करनी चाहिए। फिर है कि भारत में मृदा अपरदन की समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा 1953 ईस्वी में केंद्रीय भूमि संरक्षण बोर्ड की स्थापना की गई है। इसके क्या है? 3 उद्देश्य दे रखे हैं। ये पीछे गया इसका पेज अभी। कौन कौन से थे उद्देश्य? समतल उबड़ खाबड़ भूमि को कृषि योग्य बनाना, और मरुस्थल के विस्तार को नियंत्रित करना, वर्तमान कृषि योग्य भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखना। फिर है खड्ड अपने विशाल आकार, गहराई और खड़े ढलानों के लिए जाने जाते हैं। ऐसी उत्खात भूमि का सुधार करने के लिए केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड ने 3 अनुसंधान केंद्रों की स्थापना किया। कहाँ पे? राजस्थान में कोटा में, यूपी में आगरा में, और गुजरात में बालासोर में। फिर मृदा संरक्षण की कुछ प्रमुख विधियां दे रखी। मल्च बनाना, पौधे के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे पुआल से ढक दी जाती है, और जिसमें मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। फिर वेदी का निर्माण, चौड़े समतल सोपान तथा वेदी का तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए, और इनमें पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम हो जाता है। फिर समोच्च रेखीय जुताई करके
एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोधक का निर्माण करती है। समोच्च रेखा के अनुसार मेड़बंदी, समोच्च रेखीय सीढ़ीदार खेत बनाना, नियमित वानिकी, नियंत्रित चराई, आवरण, फसलें उगाना, मिश्रित खेती तथा आदि उपचारों के कुछ ऐसे तरीके हैं। फिर रक्षक मेखलाएं क्या होता है? इसमें तटीय प्रदेश और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। फिर समोच्च रेखीय रोधिकाएं। समोच्च रेखा पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्रित करने के लिए क्या बनाई जाती है? खाइयाँ बनाई जाती हैं। फिर चट्टान बांध, यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं और यह नालियों की रक्षा और मृदा क्षरण को रोकते हैं। फिर भिन्न फसलें उगाना, अलग अलग प्रकार की फसलें उगाकर बचाया जाता है, मृदा का संरक्षण किया जाता है। फिर नहरों में जल रिसाव से बचाव हेतु जलमग्नता तथा भूमि जल तल में उत्थान को नियंत्रित करने के लिए उनकी तलीय किनारों को पक्का करना, धरातलीय लंबवत अपवाह के विस्तार द्वारा जलमग्नता की समस्या का समाधान करना। फिर मरुस्थलीय क्षेत्रों में वायु विच्छेदों, सुरक्षा पेटियों का निर्माण करना। और क्या दे रखा है? वनस्पतिक रहित क्षेत्रों में रासायनिक उर्वरक के साथ साथ जैव उर्वरकों के उपयोग में वृद्धि करना और खाद के रूप में गोबर वनस्पति के उपयोग को लोकप्रिय बनाना। फिर मानव अपशिष्ट और नगरीय कचरे को खाद में परिवर्तित करना। वैज्ञानिक शस्यावर्तन और प्रतिभूमि छोड़कर मृदा उर्वरता का संरक्षण करना। अवनालिकाओं का भराव और ढलुआ सतह के सहारे वेदिकाओं का निर्माण करना। बीहड़ क्षेत्रों का समतलन और इन क्षेत्रों में मिट्टी को संगठित करने वाले पौधों का रोपण करना। फिर आता है झूम क्षेत्रों को आधुनिक स्थायी कृषि क्षेत्रों में परिवर्तित करना और शुष्क और पहाड़ी क्षेत्रों में वृक्षारोपण और अत्यधिक पशुचारण पर प्रतिबंध लगाना। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा बचा हुआ टॉपिक। धन्यवाद दोस्तों।